हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक हम 40 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 2 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 3 में हम 41 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41। किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा a√2 यूनिट है। वृत्त की परिधि ज्ञात करें। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वृत्त के अंदर वर्ग बनता है तो उस कंडीशन में वृत्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वृत्त के व्यास को वर्ग के विकर्ण के बराबर रख देंगे। यहाँ पर देखिए, हमको वर्ग की भुजा दी हुई है a√2 यूनिट और हमें पता है अगर हमें वर्ग की भुजा से वर्ग का विकर्ण निकालना है तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए a√2 में √2 की गुणा कर देंगे। तो a√2 में जब हम √2 की गुणा करेंगे तो हमारे पास वर्ग का विकर्ण आ जाएगा 2a। अब देखिए, हमें वृत्त के व्यास को वर्ग के विकर्ण के बराबर रखना है। वर्ग का व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो यहाँ पर हम वृत्त के व्यास को लिखेंगे 2r। ये बराबर हो जाएगा डायगोनल के, और डायगोनल हमने निकाला है अभी 2a। तो यहाँ से 2r बराबर 2a हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा a, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो a के बराबर हो जाएगी। अब देखिए, अगर हमारे पास त्रिज्या है तो हमें पता है वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब यहाँ पर r बराबर है a, तो यहाँ पर हमारी परिधि हो जाएगी 2πa। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2πa यूनिट। क्वेश्चन नंबर 42। किसी आयत का परिमाप 40 मीटर तथा लंबाई 12 मीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, 2l प्लस बी को बराबर रख देंगे 40 के। तो 2l प्लस बी बराबर हो गया 40। यहाँ 2 से 40 कट जाएगा 20 बार, और हमें दिया हुआ है आयत की लंबाई 12 मीटर। तो l की जगह आ जाएगा 12। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आयत की चौड़ाई आ जाएगी 8 मीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43। किसी वर्ग की भुजा को दोगुना किया जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम a गुणा ए लिख सकते हैं। अब हमसे कहा गया है कि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना किया जाए। दोगुने का मतलब होता है कि अगर हमारे वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो उसको 2 सेंटीमीटर किया जाए। अगर हमारे वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसको 10 सेंटीमीटर किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है वो 100% हो रही है। अगर हमारी वर्ग की भुजा 1 है तो हमें 1 ही और बढ़ानी है, तो 100% वृद्धि करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a में 100% की वृद्धि करेंगे। तो अगर एक a में 100% की वृद्धि हो रही है तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली 100% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए, जब भी हमारे पास 2 परसेंटेज होती हैं और हमें उन दोनों को मिलाकर के 1 परसेंटेज बतानी होती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बार यूज किया है। तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ए की जगह आ जाएगा 100 और बी की जगह भी 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी 100 प्लस 100 गुणा 100 डिवाइड बाई 100। यहाँ 100 से 100 कट जाएगा और तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300%। तो यहाँ पर हमारे वर्ग का क्षेत्रफल 300% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44। 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है तो वर्ग में बची हुई जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम एक वर्ग बना लेते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि वर्ग के अंदर एक वृत्त है, तो हम इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बना लेते हैं। अब हमसे कहा गया है कि वर्ग में बची हुई जगह। तो अब आप जो ये रेड कलर में देख पा रहे हैं,
ये बची हुई जगह है, तो हमें इस बची हुई जगह का क्षेत्रफल बताना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। यहाँ पर देखिए हमें वर्ग की भुजा दी हुई है 35 सेंटीमीटर। तो अगर वर्ग की भुजा 35 सेंटीमीटर है तो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा की घात 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 गुणा 35, तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है। हमें पता है जब भी वर्ग के अंदर वृत्त बनता है तो जो वर्ग की भुजा है वो वृत्त के व्यास के बराबर होती है। वृत्त का व्यास होता है 2r, तो 2r बराबर हो जाएगा 35 के। तो यहाँ से हमारे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 35/2। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 गुणा 35/2 गुणा 35/2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो 1225 में से हम 962.5 को घटा देंगे, तो हमारे पास शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, यदि वर्ग की भुजा 1/2 x + 1 यूनिट हो और उसका विकर्ण 3 - x/√2 यूनिट हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अगर वर्ग की भुजा से हमें वर्ग का विकर्ण निकालना है तो हमें पता है वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा। यहाँ पर हमें विकर्ण भी दिया हुआ है और भुजा भी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 3 - x डिवाइड बाई √2 बराबर हो जाएगा √2 गुणा 1/2 x + 1। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर निकल करके आ जाएगा 1। अब हमसे पूछा है वर्ग की भुजा की लंबाई। वर्ग की भुजा हमको दे रखी है 1/2 x + 1 और x की वैल्यू आई है हमारे पास 1। तो हमारे पास भुजा आ जाएगी 1/2 1 + 1। 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास भुजा आ जाएगी 1 यूनिट। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, एक आयताकार कॉर्पेट का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर और परिमाप 46 मीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल दिया है 120 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर ये कारपेट आयताकार है तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर L गुणा B बराबर हो जाएगा 120 के। आगे हमें इसका परिमाप दिया है। अब ये आयताकार है तो आयत का परिमाप होता है 2L + B। तो 2L + B बराबर हो जाएगा 46 के। 2 से 46 कट जाएगा 23 बार, तो यहाँ से हमारे पास L + B बराबर आ जाएगा 23। अब देखिए यहाँ से आगे को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देखिए और जो वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे हमारी वही लंबाई और चौड़ाई सही हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लंबाई को 15 ले लें और चौड़ाई को 8 ले लें तो 15 और 8 23 हो जाएंगे जुड़ करके, और 15 और 8 की गुणा होकर के आ जाएगा 120। तो इसका मतलब ये वैल्यूज हमारी यहाँ पर सही हैं। अब हमसे पूछा है विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है √L² + B²। जब यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64। 225 और 64 जुड़ करके हो जाएंगे 289। 289 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा 17। तो यहाँ पर हमारे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 17 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमने यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की वैल्यूज को अपनी तरफ से लेकर के इक्वेशन सेटिस्फाई कराई थी। अब मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आप ऐसी वैल्यूज को नहीं ढूंढ पाए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वैसे तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी से पता लग जाएगा कि वैल्यूज क्या होगी। वैसे तो इन वैल्यूज को पता करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस ये आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन की कितने प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कभी ऐसी वैल्यूज को नहीं ढूंढ पाए तो हम इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहां पर हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा L² + B² + 2LB। लंबाई प्लस चौड़ाई हमको दे रखी है 23। 23 का वर्ग करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 529। 529 बराबर हो जाएगा L² + B²।
एल गुणा बी हमको दे रखा है 120। 120 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 240। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 240 को दूसरी साइड कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 289। अब देखिए आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर होया हुआ है। तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर के। तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289 के। यहाँ से कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा डी और 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यहाँ पर कंपेयर की गई है चौड़ाई से, तो हम क्या करते हैं, कमरे की चौड़ाई को मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कमरे की चौड़ाई x मीटर है। अगर कमरे की चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई 3 मीटर अधिक है, तो कमरे की लंबाई हो जाएगी x प्लस 3 मीटर। अब हमें कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कमरा एक आयताकार है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 70 के। अब देखिए यहाँ पर आप फिर से x की वैल्यू को पुट करके देखिए। तो अगर हम यहाँ पर x बराबर 7 रखेंगे तो 7 और 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 10 हो जाएंगे। तो 7 गुणा 10 बराबर 70 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर x बराबर 7 बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछा है कमरे का परिमाप। कमरे का परिमाप होता है 2L प्लस बी। एल है हमारा x प्लस 3, तो 7 प्लस 3 तो L हो जाएगा 10 और x हमारे पास चौड़ाई आ चुकी है 7। तो हमारा परिमाप हो जाएगा 2 10 प्लस 7। 10 प्लस 7 हो जाएगा 17। 17 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परिमाप आ जाएगा हमारे पास 34 मीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया हो। यहाँ पर देखिए अभी तक हमने वृत्त के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन हमने वृत्त के त्रिज्या खंड के बारे में नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, पहले वृत्त के त्रिज्या खंड के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले एक वृत्त बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वृत्त के केंद्र से परिधि तक की 2 त्रिज्याएं खींचते हैं और हम ये मानते हैं कि इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण थीटा डिग्री है। अब थीटा डिग्री का जो कोण बनाती हुई ये 2 त्रिज्याएं हैं, ये एक सेक्टर का निर्माण कर रही हैं। त्रिज्या खंड को हम इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा एक त्रिज्या खंड, ये सेक्टर बन चुका है। अब अगर हम बात करें इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की, तो देखिए ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये इसका क्षेत्रफल होगा। अब अगर हम इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के सूत्र की बात करें, तो देखिए इसका सूत्र निकालने से पहले हमारा जो वृत्त है, हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए हमने वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए वो पाई आर स्क्वायर तब होता है जब वृत्त का जो केंद्र है वो पूरा 360 डिग्री होता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पर ये सेक्टर या त्रिज्या खंड है, इसका जो केंद्र है वो थीटा डिग्री है। तो यहाँ पर हमारे सेक्टर या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। अब ये तो हुआ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं चाप की लंबाई। तो देखिए अब ये आपको जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये होती है चाप। तो हमें निकालनी है इस चाप की लंबाई। तो देखिए चाप की लंबाई कितनी होगी, अगर हम इस पूरे वृत्त की बात करें तो पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। लेकिन वो 2 पाई आर कब होती है, जब हमारा केंद्र पूरे 360 डिग्री का होता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पर ये त्रिज्या खंड है, इसका जो केंद्र है वो है थीटा डिग्री का। तो यहाँ पर हमारे चाप की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360। अब देखिए वैसे तो ये त्रिज्या खंड के 2 ही फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों को मिला करके एक तीसरा फॉर्मूला और बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी चाप की लंबाई आई है 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360। चाप की लंबाई को हम ले लेते हैं एल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू को निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिवाइड में 360 है उसकी गुणा एल में हो जाएगी, और जो ये 2 पाई आर गुणा में है ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा एल गुणा 360 बटे 2 पाई आर।
अब देखिए हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पढ़ा है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी एल गुणा 360 बटे 2 पाई आर और डिवाइड में 360। यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो त्रिज्या खंड का एक और फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा 1/2 एल आर। एल हमने यहाँ पर ली थी चाप की लंबाई और आर है हमारी त्रिज्या। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। तो इन तीनों फॉर्मूले को आप यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए त्रिज्या खंड के बारे में हम एक बात और जान लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हम एक वृत्त में से दो त्रिज्या खंड काटते हैं, उनमें से हम एक का कोण ले लेते हैं 50 डिग्री और एक का ले लेते हैं 40 डिग्री। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा या इन दोनों त्रिज्या खंड के चापों की लंबाई कितनी होगी, तो हम उसको यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हम दो त्रिज्याखंड बना लेते हैं। एक का कोण ले लेते हैं 50 डिग्री और दूसरे का ले लेते हैं 40 डिग्री। अब मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों त्रिज्याखंड एक ही वृत्त के हिस्से हैं, तो यहाँ पर इनकी त्रिज्या बराबर हो जाएगी। तो हम इन दोनों की त्रिज्या ले लेते हैं आर। यहाँ पर तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों एक ही वृत्त के हिस्से हैं, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वो आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं देगा कि ये दोनों एक ही वृत्त के हिस्से हैं। वहां पर आपको ये जो आर है त्रिज्या है ये बराबर दे देगा। तो अगर त्रिज्या बराबर होगी तो ये देखकर आपको खुद ही पहचान जाना है कि ये दोनों एक ही वृत्त के हिस्से हैं। तो देखिए अगर अब हम इनके क्षेत्रफल की बात करें तो हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पढ़ा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहाँ पर हमको पहले का थीटा दिया हुआ है 50 डिग्री, तो पहले वाले के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 50 बटे 360 और दूसरे वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 40 बटे 360। अब देखिए इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने का एक सही तरीका नहीं है। यहाँ पर देखिए जब भी दो त्रिज्याएं बराबर होंगी, जैसे यहाँ पर आर और आर है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें दोनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम दोनों के कोणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जैसे 50 डिग्री और 40 डिग्री है तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 50 और 40 जुड़ करके 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 90 बटे 360। तो जब भी हमें बराबर त्रिज्या वाले दो त्रिज्याखंड, तीन त्रिज्याखंड या चार त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो हम वहां पर उनका जो एंगल है, जो थीटा है, हम उन सभी को जोड़ लेंगे और उन सभी को जोड़ करके इनका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसी प्रकार से इन दोनों त्रिज्याखंड के चापों की लंबाई निकालेंगे। हमने चाप की लंबाई पढ़ी है 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो यहाँ पर अगर हमें इन दोनों सेक्टर के त्रिज्याखंड के चापों की लंबाई निकालनी है तो हम इनका जो एंगल है उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर चाप की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर 90 बटे 360। यहाँ पर देखिए किसी भी फॉर्मूले में मैंने थीटा की वैल्यू रख करके नहीं दिखाई है। वैल्यू इसलिए नहीं रख करके दिखाई है क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू 50 और 40 डिग्री है। हो सकता है अगली बारी को वैल्यूज चेंज हो जाए, तो यहाँ पर आपको केवल कॉन्सेप्ट सीखना है। तो यहाँ पर ये सब बातें हैं जो आपको त्रिज्याखंड के बारे में याद रखनी है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया हो। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। यहाँ पर चाप की लंबाई है 3.5 और त्रिज्या है 5। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 3.5 गुणा 5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो त्रिज्याखंड या सेक्टर का क्षेत्रफल आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49। किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो बातें समझ लीजिए। पहली बात तो ये है, जो पहिया होता है वो एक चक्कर में उतनी ही दूरी चलता है जितनी उस पहिए की परिधि होती है। और दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए एक पहिए की परिधि 5 मीटर है और मान लीजिए हमें जाना है 20 मीटर, तो पहिए को कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, जितनी दूरी हमें जाना है, जैसे 20 मीटर जाना है, उसको डिवाइड करते हैं पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। तो यहाँ पर जैसे पहिया एक चक्कर में 5 मीटर चल रहा है तो हम 20 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो वहां पर आ जाएंगे हमारे 4 चक्कर।
अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बातों को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए हमको पहिए की त्रिज्या दी हुई है 1.75 मीटर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहिए की परिधि निकालेंगे। देखिए पहिया वृत्ताकार होता है और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पर पहिए की परिधि हो जाएगी 2 × पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और आर आर आ जाएगा 1.75। अब हम निकालेंगे चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगी कुल दूरी जितनी हमें चलनी है। तो हमें दूरी चलनी है 11 किलोमीटर। अब देखिए ये दूरी है हमारी किलोमीटर में, और पहिए की जो त्रिज्या है 1.75 ये है हमारी मीटर में। तो अगर हमारी त्रिज्या मीटर में है तो जो हमने परिधि निकाली है ये भी मीटर में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर 11 किलोमीटर बराबर हो जाएंगे 11,000 मीटर। अब इस 11,000 को हमें डिवाइड करना है पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। अब पहिया एक चक्कर में उतनी ही दूरी चलता है जितनी पहिए की परिधि होती है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे पहिए की परिधि से। पहिए की परिधि हमने निकाली है 2 × 22/7 × 1.75। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो चक्करों की संख्या निकल करके आ जाएगी 1000। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हम यहाँ पर पहले एक वर्ग बना लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बड़े से बड़ा वृत्त बना लेते हैं। तो बड़े से बड़ा वृत्त इतना होगा जो इसकी चारों भुजाओं को टच करता हुआ जाए। अब देखिए जब भी एक वर्ग के अंदर वृत्त बनता है तो हमें पता है वर्ग की जो भुजा होती है वो वृत्त के व्यास के बराबर होती है। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास हो जाएगा वर्ग की भुजा के बराबर। वर्ग की भुजा है 28 सेंटीमीटर और वृत्त का जो व्यास होता है वो होता है 2r, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना। तो यहाँ से 2r बराबर हो जाएगा 28 के। यहाँ से जब हम वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो वृत्त की त्रिज्या निकल करके आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ तक की जो ये हमने सारी कैलकुलेशन की है, ये सारी कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करनी है कि जो एक वर्ग होता है, वर्ग के अंदर अगर वृत्त है तो वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होगी। वृत्त का व्यास होता है 2r, तो यहाँ पर 2r बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर के। तो वहां से हमारे वृत्त की त्रिज्या निकल करके आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो इतनी कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारी त्रिज्या आ रही है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर 7 के मल्टीपल में है, 7 के 2 गुना होता है 14। और मैंने आपको बताया था कि जब भी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है तो उसकी परिधि 44 होती है और उसका क्षेत्रफल 154 होता है। यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, 7 का 2 गुना 14 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारी त्रिज्या आ रही है। तो यहाँ पर हमें परिधि तो निकालनी नहीं है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर क्षेत्रफल है, यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 154। जब 2 गुनी होती है तो यहाँ पर हम 2 का ही स्क्वायर करते हैं, जब 3 गुनी होती है तो हम 3 का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 154। तो यहाँ पर हमारे वृत्त का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51। दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए शुरू में ही एक शब्द लिखा हुआ है दो संकेंद्रीय वृत्तों। तो यहाँ पर संकेंद्रीय जो शब्द है पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए संकेंद्रीय का मतलब होता है जिसका केंद्र एक ही हो। तो यहाँ पर दो वृत्त ऐसे हैं जिनका केंद्र एक ही है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक छोटा वृत्त बना लेते हैं जिसकी परिधि हम मान लेते हैं 88 सेंटीमीटर। अब हमको दूसरा वृत्त दिया हुआ है जिसकी हमको परिधि दी हुई है 132 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी परिधि ज़्यादा है तो ये वृत्त बड़ा होगा, तो हमारा ये वृत्त आ जाता है इस प्रकार से। अब हमसे कहा गया है कि इनके द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इनके द्वारा जो अंतरित रिंग का क्षेत्रफल होगा वो ये होगा जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। तो हमें इस रिंग का क्षेत्रफल निकालना है या इस लाल रंग वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा वाला वृत्त है जिसकी परिधि 132 सेंटीमीटर है उसमें से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे।
अब देखिए यहाँ पर छोटे वाले वृत्त की परिधि है 88 सेंटीमीटर, लेकिन हमने जो एक वृत्त की टेबल बनाई थी उसमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती थी, तो हमारी परिधि होती थी 44 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर हमारी परिधि थी 44, लेकिन यहाँ पर परिधि है 58। इसको आप यहाँ पर इस टेबल से देख सकते हैं। तो अगर हमारी परिधि दोगुनी हो रही है तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 154। तो हमारा जो अंदर वाला छोटा वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 154। तो हमारे आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम निकालते हैं बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। बाहर वाले वृत्त की परिधि हमको दी हुई है 132 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो 132 सेंटीमीटर है ये 44 का 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे क्षेत्रफल को कर देंगे 3 का स्क्वायर गुणा 154। इसको भी यहाँ पर आप इस टेबल से देख सकते हैं कि अगर हमारी परिधि 3 गुनी होती है तो हमारा क्षेत्रफल हो जाता है 3 का स्क्वायर गुणा 154। तो देखिए बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणा 154, यानी कि 9 गुणा 154। इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1386। अब हम निकालेंगे रिंग का क्षेत्रफल। रिंग के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम बाह्य वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त को घटा देंगे। तो 1386 में से हम 616 को घटा देंगे तो हमारे पास रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए रिंग के क्षेत्रफल की कैलकुलेशन हम एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे हमने आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था 2 का स्क्वायर गुणा 154, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे ही रख सकते हैं। हम इसकी कैलकुलेशन करके 616 नहीं लिखते, इसको ऐसे ही लिखते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 154। इसी प्रकार जब हमने बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो वो आया हमारे पास 3 का स्क्वायर गुणा 154। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 3 का स्क्वायर गुणा 154। अब जब हमें रिंग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें बाह्य वृत्त में से आंतरिक वृत्त को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 गुणा 154 में से 4 गुणा 154 घटाएंगे। 154 हम कॉमन ले लेंगे तो वो रह जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4। 9 में से 4 घटाएंगे तो वो आ जाएगा 5। तो हमारे पास रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा 154 गुणा 5। वहां से भी जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिंग का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52। एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है। 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको जो व्यास है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो हमारी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, पहिया उतनी ही दूरी चलेगा जितने उसकी परिधि होगी। अब देखिए अगर हमारी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो हमारी परिधि हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। तो पहिया यहाँ पर एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर की दूरी कवर करेगा। पहिए को काटने हैं 15 चक्कर, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी 44 गुणा 15। तो यहाँ पर हमारी दूरी आ जाएगी 660 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53। ए 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है। यदि वृत्त का व्यास वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तब ए द्वारा नए वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में समय ज्ञात करो जबकि चाल समान हो। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ए 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है। यहाँ पर देखिए 40 मिनट में लगा रहा है 8 चक्कर। तो अगर हम यहाँ पर ये निकालें कि एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा तो हम 40 को भाग कर लेंगे 8 से। तो यहाँ से एक चक्कर का लगा समय आ जाएगा 5 मिनट। अब देखिए वह 5 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। अब हम ये समझते हैं कि एक चक्कर में लगाई गई दूरी कितनी है। जब भी देखिए कोई व्यक्ति दौड़ता है एक वृत्ताकार पथ में तो वह उस वृत्त की परिधि के बराबर दौड़ता है। तो यहाँ पर जो ये 5 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है वह वृत्त की परिधि के बराबर लगा रहा है। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि वृत्त का व्यास वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, हम यहाँ पर वृत्त का व्यास 10 गुना बढ़ाएं या वृत्त की त्रिज्या 10 गुनी बढ़ाएं एक ही बात है। एक बात कैसे है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए हम त्रिज्या लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास 2 गुना होता है तो व्यास हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इनको 10-10 गुना कर देते हैं। तो हमारी जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी वो 10 गुना बढ़ करके हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जो व्यास हमारा 10 सेंटीमीटर था
वो 10 गुना होकर के हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो अब जो हमारे त्रिज्या और व्यास आई है वो आए हैं 50 और 100। तो यहाँ पर भी हम देखें जो हमारा व्यास है वो अब भी त्रिज्या का 2 गुना ही है। तो हम यहाँ पर त्रिज्या 2 गुनी करें या व्यास 2 गुना करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए हम यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं वृत्ताकार पथ में, और अभी मैंने आपको बताया है कि हम वृत्ताकार पथ में उतना ही दौड़ते हैं जितनी उस वृत्त की परिधि होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले वाले वृत्त की परिधि को ले लेते हैं 2 पाई स्मॉल आर, और अब जब हमने व्यास को 10 गुना किया है उसकी हम परिधि को ले लेते हैं 2 पाई कैपिटल आर। यहाँ पर देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर। और अभी मैंने आपको बताया कि हम व्यास को 10 गुना करें या त्रिज्या को 10 गुना करें, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, त्रिज्या को भी 10 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर पहली वाली त्रिज्या हमारी 1 है तो हमारी बाद वाली त्रिज्या हो जाएगी 10। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और रिजल्ट निकल करके आ गया है। रिजल्ट ये निकल करके आया है कि हम यहाँ पर त्रिज्या को 10 गुना करें या व्यास को 10 गुना करें या परिधि को 10 गुना करें, एक ही बात है। तो यहाँ पर आगे से हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर हमसे कहा जाए कि वृत्त का व्यास 10 गुना हो रहा है तो हम परिधि को भी सीधा सीधा 10 गुना कर देंगे। तो हमारे जो इन तीनों का रेशियो होता है ये तीनों एक समान ही रहते हैं। तो अब देखिए हमारे पास स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर आ चुका है 1:10। अब देखिए जो इनकी त्रिज्या का अनुपात है यही इनके समय का अनुपात भी होगा। समय का अनुपात कैसे होगा, जैसे मान लीजिए जब हमारी त्रिज्या कम है, तो जब हमारी त्रिज्या कम है तो हमारे वृत्त की परिधि भी कम होगी, और जब हमारे वृत्त की परिधि कम होगी तो जब हम उस पर चक्कर लगाएंगे तो हमें समय भी कम लगेगा। इसी प्रकार से जब हमारी त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी जो वृत्त की परिधि होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी, और जब ज़्यादा परिधि पर हम चक्कर काटेंगे तो हमें समय भी ज़्यादा लगेगा। तो जब हमारी परिधि कम होगी तो हमें समय कम लगेगा, जब हमारी परिधि ज़्यादा होगी तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। परिधि को हम यहाँ पर आर से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि परिधि और त्रिज्या में एक ही अनुपात होता है। तो यहाँ पर जो परिधियों का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात है, और वही अनुपात हो जाएगा हमारे समय का। तो यहाँ पर जो 1:10 है यही अनुपात हो जाएगा समय का। अब देखिए पहले जब हम चक्कर काट रहे थे उसमें लग रहा था हमको 5 मिनट, तो यहाँ पर हम 1 की कंपेयर कर देंगे 5 से। तो 5 1 का 5 गुना है। तो जब हमारी बाद में त्रिज्या 10 गुनी हो रही थी उसका जो समय है उसका समय 10 आ रहा है, तो हम इस 10 की भी कर देंगे 5 से गुणा, तो हमारा समय आ जाएगा 50 मिनट। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है तथा आधार 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर हमें त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैंने आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बताया है 1/2 आधार गुणा लंब। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हम उस त्रिभुज को लिखते हैं जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार, आधार हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 गुणा 20 गुणा h, ये बराबर हो जाएगा दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार, आधार हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का यानी कि ये जो पहले वाला है जिसकी आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 2 से। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का शीर्ष लंब है। तो देखिए ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणा लंब, इसी को अप्लाई करेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार हमको दे रखा है 12, तो 12 गुणा ऊंचाई हमको निकालनी है। ऊंचाई क्या ही है, ये शीर्ष लंब का ही है, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 12 गुणा h। ये हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर।
अब देखिए अगर वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो ये बराबर हो जाएगा 12 गुणा 12 के। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो त्रिभुज की ऊंचाई या त्रिभुज का शीर्ष लंब आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पर देखिए हमको त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिए, ये जो भुजाएं होती हैं 3, 4, 5, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ये जो 3, 4, 5 हैं इनको इसीलिए हम गोल्डन नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रमागत भी होते हैं और एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को भी प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी 3 लगातार नंबर या क्रमागत नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे जो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करते हों। तो यहाँ पर ये जो 3, 4, 5 हैं ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा तो कर्ण होता है, तो ये जो 5 सेंटीमीटर है हम इसको ले लेते हैं कर्ण। इसके अलावा 3 और 4 जो रह गई हम इसमें से किसी एक को आधार मानेंगे और किसी एक को लंब मानेंगे। तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर को आधार ले लेते हैं और 3 सेंटीमीटर को लंब ले लेते हैं। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं, पहले इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं। तो देखिए जब हम मिलाते हैं तो हमारा इस प्रकार का एक त्रिभुज बन जाता है। अब देखिए हमने क्या किया था, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया था। तो जो इसका आधार था 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में बट जाएगा। इसी प्रकार से जो इसका लंब था 3 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर में बट जाएगा। अब देखिए ये जो अंदर त्रिभुज बना है हम इसको ले लेते हैं एक्स वाई जेड। अब ये जो एक्स वाई जेड त्रिभुज है इसका जो कोण बाई है ये है 90 डिग्री का। अब अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो एक्स वाई और बी जेड दोनों बराबर होंगी। अब बी जेड है हमारी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमारी एक्स वाई भी 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हमारा कोण बाई 90 डिग्री का है तो यहाँ पर हमारा बाई जेड और एक्स बी भी दोनों समानांतर हो जाएंगे और दोनों बराबर होंगे। तो एक्स बी जो हमारी 1.5 सेंटीमीटर है तो हमारे यहाँ पर बाई जेड भी 1.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक बात का और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोण बाई है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। इसका मतलब ये जो एक्स जेड है ये हमारा कर्ण है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा लंब। उसमें हमें कर्ण की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो हम यहाँ पर एक्स जेड को नहीं निकालेंगे। अब ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर आया है इनमें से कोई एक लंब है और कोई एक आधार है। कौन सा लंब है कौन सा आधार है हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें इन दोनों की गुणा करनी है। तो गुणा में दोनों ही आने हैं तो हमें ये पता करने की जरूरत है ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस अंदर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। तो हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा 2 गुणा 1.5। 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 1.5। 1.5 को हम लिख लेंगे 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57। 3 वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 वृत्त हैं और उन 3 वृत्तों को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। जब भी देखिए 3 वृत्तों को स्पर्श करते हुए रखा जाता है तो हमारे पास कुछ रिजल्ट निकल करके आते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले उन रिजल्ट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 3 वृत्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अब हमसे पूछा है इनके द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए इनके द्वारा परिबद्ध भाग वो होता है जो इस समय आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये जो रेड कलर में क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो ये तीनों वृत्त हैं हम इनके केंद्रों को मिला देते हैं। तो हम जब इनके केंद्रों को मिलाते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक त्रिभुज आ जाता है। यहाँ पर देखिए पहले वाले वृत्त का केंद्र हम ए ले लेते हैं, दूसरे वाले वृत्त का केंद्र ले लेते हैं बी और तीसरे वाले वृत्त का केंद्र ले लेते हैं सी। अब देखिए ये जो हमारे वृत्त हैं ये तीनों एक ही समान के हैं, यानी कि इनकी जो त्रिज्या है वो समान है। तो
तो अगर हम यहाँ पर वृत्त ए की त्रिज्या आर ले लें तो यहाँ पर वृत्त बी की त्रिज्या भी आर हो जाएगी और वृत्त सी की त्रिज्या भी आर हो जाएगी। अब देखिए ये जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ये हमारे वृत्तों की त्रिज्याओं से मिलकर के बना है। तो त्रिभुज की जो भुजा ए के अंदर आ रही है वो आर के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से जो वृत्त बी के अंदर त्रिभुज की भुजा आ रही है वो भी आर के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से जो वृत्त सी के अंदर त्रिभुज की भुजा आ रही है वो भी आर के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं 2r और 2r आ रही हैं। तो इसकी तीनों भुजाएं समान हैं, तो ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। अब हमें ये निकालना है रेड वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जो हमारे 3 सेक्टर या त्रिज्याखंड बन रहे हैं उनके क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब देखिए ये जो वृत्त ए में त्रिज्याखंड बन रहा है इसका कोण आ रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों आ रहा है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का एक पार्ट है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो वृत्त ए में जो त्रिज्याखंड बन रहा है इसका कोण या थीटा आ रहा है 60 डिग्री। इसी प्रकार वृत्त बी में जो त्रिज्याखंड बन रहा है उसका कोण भी 60 डिग्री आ जाएगा और जो वृत्त सी में त्रिज्याखंड बन रहा है उसका कोण भी 60 डिग्री का आ जाएगा। अब देखिए इनके तीनों कोण तो बराबर आ गए। इसके अलावा अगर हम इन त्रिज्याखंड की त्रिज्या देखें तो इनकी त्रिज्या आर आर आ रही है, क्योंकि इन सभी की त्रिज्या बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 त्रिज्याखंड हैं ये एक ही वृत्त के भाग हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके जो ये एंगल है 60 डिग्री के, इन तीनों को जोड़ करके इनका एरिया निकाल देंगे। अब देखिए परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा या इस रेड एरिया का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में से 3 सेक्टर के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब हमारा त्रिभुज एबीसी है समबाहु त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ए की जगह इसकी भुजा है 2r के बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा √3/4 4r स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे हम 3 सेक्टर। अब देखिए सेक्टर का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री के 3, तो 60 की जब हम 3 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, यानी कि 180 बटे 360। 180 बटे 360 को जब कट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1/2। तो यहाँ से 3 सेक्टर का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो ये हमारे परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट में √3 माइनस पाई/2। अब देखिए ये तो हुआ परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं, इस परिबद्ध भाग में एक छोटा वृत्त बना देते हैं। तो इस समय जो आप ये ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं ये हमारा एक छोटा वृत्त हो जाएगा। अब हमसे पूछा जाता है कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो इसको आप सीधा याद रखिए कि परिबद्ध भाग में अगर वृत्त बन रहा है तो उस वृत्त की त्रिज्या होती है r ब्रैकेट 2 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अब देखिए ये वृत्त तो बन रहा था इन तीनों वृत्तों के बीच में। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ा वृत्त बनाते हैं, एक इतना बड़ा वृत्त बनाते हैं जिसमें ये तीनों वृत्त आ जाए। तो देखिए एक वृत्त हमारा इस तरीके से आएगा। तो अगर ये हमारा बाहर वाला वृत्त इन तीनों को टच करता हुआ जा रहा है तो हमें बताना है कि हमारे इस बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको याद रखिए, इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी r 2 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। अब देखिए ये तो हुआ इन तीनों वृत्तों के बाहर वृत्त जो इन तीनों को टच करता हुआ जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इन तीनों वृत्तों को एक रस्सी से बांध दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि उस रस्सी की लंबाई कितनी है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हम इन तीनों वृत्तों को बांधेंगे तो हमें कितनी लंबी रस्सी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से इन तीनों वृत्तों को बांधेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको इन तीनों वृत्तों के केंद्र दिखाई दे रहे होंगे और हमें पता है कि जब हम इनके केंद्रों को मिलाएंगे तो हमें एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन तीनों के केंद्रों को मिला देते हैं और इन तीनों के केंद्रों को मिलाने के बाद एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इनके केंद्रों को ABC लिया है, तो यहाँ पर हमारा समबाहु त्रिभुज ABC बन गया। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है हमने इनको मिला दिया। जब देखिए हमने इनको मिलाया तो जो यहाँ पर PQ है ये AB के बराबर हो गया। इसी प्रकार से जो RS है ये BC के बराबर हो गया और जो ये MN है ये AC के बराबर हो गया। अब हमें पता है कि ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा 2r के बराबर है, तो यहाँ पर हमारा PQ 2r के बराबर हो जाएगा।
इसी प्रकार से आर एस भी 2r के बराबर हो जाएगा और एम एन भी 2r के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर पूरी रस्सी में से कुछ रस्सी की लंबाई तो निकाल ली है। अब हमें जो यहाँ पर रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये जो सर्कुलर रस्सी है, हमें इसकी लंबाई और बतानी है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोण B लेते हैं। अगर हमारा समबाहु त्रिभुज है तो हमारा कोण भी 60 डिग्री का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। अब अगर हम यहाँ पर CBR देखें तो हमारी यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन जा रही है ये 90 डिग्री पर जा रही है। तो अगर ये 90 डिग्री पर जा रही है तो ये कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार से जो हमारा ABQ जा रहा है ये भी 90 डिग्री पर जा रहा है, तो इसी प्रकार से हम इधर भी 90 डिग्री लिख देते हैं। अब देखिए जो वृत्त का केंद्र होता है ये पूरा 360 डिग्री का होता है। अब इस 360 डिग्री में से 240 डिग्री तो आ चुका है, हमारे पास बच गया 120 डिग्री। तो हम यहाँ पर कोण QBR को लिख देते हैं 120 डिग्री। अब देखिए ये जो QBR है ये हमारा एक सेक्टर है और इसी प्रकार के तीनों वृत्तों में दो सेक्टर और हैं, तो उनके कोण भी 120 डिग्री के हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों सेक्टर के चापों की लंबाई को निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए ये जो तीनों सेक्टर हैं ये वृत्त के अंदर हैं और ये जो तीनों वृत्त हैं ये तीनों बराबर माप के हैं, यानी कि इनकी जो त्रिज्या है ये r है, यानी कि ये जो तीन सेक्टर हैं इन सभी की त्रिज्या r है। तो जब हम चाप की लंबाई निकालेंगे तो इन तीनों कोणों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम 120, 120 और 120 को ऐड करते हैं ये, तो ये हमारा पूरा 360 डिग्री हो जाता है। अब देखिए हमने चाप की लंबाई पढ़ी है 2πr गुणा थीटा बटे 360। यहाँ पर हमारा थीटा हो चुका है 360, तो 360 बटे 360 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे तीनों चापों की लंबाई हो जाएगी 2πr। अब हम निकाल लेंगे अपनी रस्सी की लंबाई। तो देखिए हमारी रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये जो सीधी सीधी रस्सी है 2r 2r और 2r, तो 6r तो ये हो रही है और तीनों चापों की लंबाई आ रही है 2πr। तो हमारी रस्सी की लंबाई हो जाएगी 6r प्लस 2πr। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को भी अपनी पिछली वाली स्लाइड में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास तीन वृत्त हैं और तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास ये सारे फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर यूज होंगे। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे कहा गया है कि तीन वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल है। तो देखिए अभी हमने परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल पढ़ा है r² - π/2। यहाँ पर देखिए r जो हमको त्रिज्या 3.5 दे रखी है, हम इसको लिख लेंगे 7/2। तो यहाँ पर r² बराबर हो जाएगा 49/4। √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7। तो ये हो जाएगा हमारा 49/4 1.732। जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.571। जब 1.732 में से 1.571 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.16। इसको हम यहाँ पर दो अंकों तक ही ले रहे हैं। इसकी गुणा जब हम 49/4 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.96। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसमें 1.96 आ रहा है, लेकिन उसमें 1.967 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 1.967 लिख लेंगे। तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 58। चार वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वर्ग यूनिट क्या है। देखिए अभी हमने पढ़े थे तीन वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, उनके कुछ रिजल्ट आए थे। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो चार वृत्त हैं जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ रिजल्ट निकल करके आते हैं। तो हम यहाँ पर इन रिजल्ट को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये चार समान त्रिज्या के वृत्त हैं। अब इनके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है यह परिबद्ध क्षेत्रफल है, वो आप ये इस समय रेड कलर में देख पा रहे हैं। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि इस रेड कलर के क्षेत्रफल का एरिया कितना है। यहाँ पर देखिए इस परिबद्ध भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब देखिए इससे पहले हमारे पास तीन वृत्त थे तो हमने वहां पर परिबद्ध भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या किया था, उन तीनों वृत्तों के जो केंद्र थे
उनको आपस में मिलाया था। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो हमारे 4 वृत्त हैं, हम इनके केंद्रों को भी आपस में मिला देते हैं। तो जब हम इन चारों वृत्तों के केंद्रों को आपस में मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह की आकृति मिलती है। अब देखिए ये जो आकृति है, अगर हम इसको पहले वृत्त में देखें, अगर हम यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या r मान ले तो यहाँ पर चारों वृत्तों की त्रिज्या r हो जाएगी, क्योंकि चारों वृत्त बराबर हैं। तो देखिए पहला जो वृत्त है उसमें ये जो आकृति बनी है, इसकी जो लंबाई है वो r के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से जो दूसरा वृत्त है उसमें इस आकृति की लंबाई r के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरे वृत्त में भी इस आकृति की लंबाई r के बराबर हो जाएगी और चौथे वृत्त में भी इस आकृति की लंबाई r के बराबर हो जाएगी। अब देखिए अगर हम इस आकृति को देखें तो इसकी प्रत्येक भुजा r प्लस r यानी कि 2r से मिलकर के बनी है। अब यहाँ पर इसकी चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, इसका मतलब ये एक वर्ग है। तो देखिए जब हम इस परिबद्ध भाग का ये जो रेड कलर में है इसका एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग के क्षेत्रफल में से जो ये 4 सेक्टर बन रहे हैं इनके क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का, तो ये जो 4 सेक्टर बन रहे हैं इन चारों के हम एंगल को जोड़ लेंगे तो 90-90 जुड़ करके हो जाएंगे 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो सेक्टर हैं इनका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। अब थीटा हमारा जुड़ करके आ चुका है 360, तो इन चारों सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का एरिया माइनस चारों सेक्टर का एरिया। वर्ग है यहाँ पर 2r लंबाई का, तो यहाँ पर उसका एरिया हो जाएगा 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर माइनस चारों सेक्टर का एरिया, चारों सेक्टर का एरिया है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस पाई, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 6/7r स्क्वायर। अब देखिए ये तो हुआ परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं, इस परिबद्ध भाग में एक छोटा सर्किल बना देते हैं। तो आप यहाँ पर एक ग्रीन कलर का सर्किल देख पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस सर्किल की त्रिज्या बतानी है। तो देखिए अगर परिबद्ध भाग में कोई वृत्त बन रहा है तो उसकी त्रिज्या होती है r√2-1। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे 4 वृत्त हैं इन सब के बाहर एक बड़ा वृत्त बना देते हैं। तो ये जो आप रेड कलर से देख पा रहे हैं, अब हमें इसकी त्रिज्या बतानी है। तो इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है r√2+1। अब देखिए जिस प्रकार हमने तीनों वृत्तों को एक रस्सी से बांधा था उसी प्रकार हम चारों वृत्तों को रस्सी से बांधते हैं और हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमें कितनी लंबी रस्सी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इन चारों वृत्तों को रस्सी से बांधेंगे तो हमारी आकृति कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ये वर्ग बना हुआ है अंदर इसकी भुजाओं को आगे बढ़ा देते हैं। अब जब हम इसकी भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर जाकर के रस्सी से मिल रहा है। तो इस वर्ग की भुजा अगर 2r है तो उतनी लंबी रस्सी की लंबाई भी 2r के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम उतनी लंबी रस्सी के आगे 2r वैल्यू को लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये 4 कोने रह गए जो ये सर्कुलर हैं, हमें इनकी लंबाई भी ज्ञात करनी है। अब देखिए ये जो सर्कुलर रस्सी है ये एक सेक्टर के द्वारा बन रही है और ऐसे 4 सेक्टर बन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन चारों सेक्टर के चापों की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक सेक्टर का कोण 90 डिग्री का आ रहा है और प्रत्येक सेक्टर की लंबाई r के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चारों चापों की लंबाई निकालने के लिए चारों को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो 90-90 को जब हम एक साथ ऐड करेंगे 4 बार तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये पूरा वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ पर इनके चाप की लंबाई हो जाएगी 2πr। अब हम निकाल देंगे रस्सी की लंबाई। रस्सी की लंबाई हो जाएगी 2r जो ये r आधा 4 बार, ये जुड़ करके हो जाएगा 8r प्लस चारों चापों की लंबाई 2πr। तो रस्सी की लंबाई हो जाएगी 8r प्लस 2πr। तो जब हम 4 समान वृत्तों को एक साथ स्पर्श करके रखते हैं तो हमारे पास ये सब रिजल्ट निकल करके आते हैं। तो आप इन सब को भी नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे कहा गया है कि 4 वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल यूनिट क्या है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल होता है 6/7r स्क्वायर और हमें पता है यहाँ पर r की जगह हमको त्रिज्या दे रखी है a। तो यहाँ पर हमारे परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 6/7a स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59,
21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है। अब देखिए यहाँ पर वर्ग के अंदर वृत्त बन रहा है और हमें पता है अगर वर्ग के अंदर वृत्त बनता है तो वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होती है। यहाँ पर हमको वर्ग की भुजा दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अगर वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह आ जाएगा 22/7 और आर की जगह आ जाएगा 21/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 693/2। जब हम इसको सही बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 346 सही 1/2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है? देखिए जब हमने पीछे समबाहु त्रिभुज पढ़ा तो वहां पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताना भूल गया, तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी पीछे ही ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम बड़ा सा समबाहु त्रिभुज बनाते हैं ताकि हमें चीजें अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। अब ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर हम इसकी प्रत्येक भुजा ले लेते हैं A के बराबर। अब यहाँ पर हम एक बिंदु लेते हैं O और उस O बिंदु से प्रत्येक भुजा पर लंब गिरा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर हम लंब की लंबाई को ले लेते हैं P1, P2 और P3। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, इस समबाहु त्रिभुज के जो केंद्र हैं ABC उनको भी A से मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इनके केंद्रों को मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको तीन त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, त्रिभुज AOB, त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOC। हम क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ करके त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे। क्योंकि ये जो तीनों त्रिभुज हैं ये त्रिभुज ABC के अंदर हैं, तो इनका जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC बराबर होगा त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज BOC प्लस त्रिभुज AOC। अब देखिए हमारा जो त्रिभुज ABC है ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A²। तो त्रिभुज ABC की जगह आ जाएगा √3/4 A²। ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज AOB के। अब देखिए हमारा जो त्रिभुज AOB है उसका आधार तो हो जाएगा AB और उस पर लंब हो जाएगा P1। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणा लंब। तो यहाँ पर हमारे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार की जगह आ जाएगा A और लंब की जगह आ जाएगा P1। इसी प्रकार से हम लिखते हैं त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। त्रिभुज BOC में आधार हम ले लेंगे BC को और हमारा लंब हो जाएगा P2। तो यहाँ पर त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 A गुणा P2। अब हम देखते हैं त्रिभुज AOC। त्रिभुज AOC में आधार हम ले लेंगे AC को और लंब है हमारा P3। तो यहाँ पर त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 1 गुणा P3। अब देखिए जो हमारा त्रिभुज AOB, त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल आए हैं इनमें 1/2 गुणा 1 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो √3/4 A² बराबर हो जाएगा 1/2 A P1 प्लस P2 प्लस P3। अब देखिए यहाँ पर 2 से 4 को काट देंगे 2 बार और A² का 1 A कट जाएगा। तो यहाँ पर ये रह जाएगा √3/2 A बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। अब देखिए यहाँ पर इस रिजल्ट को समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज में हम किसी भी बिंदु से अगर तीनों भुजाओं पर लंब गिराएंगे तो उन भुजाओं पर जो लंब गिरे हैं उन तीनों लंबों की लंबाइयों का जो योग है वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। क्योंकि √3/2 A ऊंचाई होती है तो ये इसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एक स्टेप और आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से त्रिभुज की जो भुजा है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो देखिए ये एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर तथा 5√3 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है?
देखिए अभी हमने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो बराबर होती है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। यहाँ पर जो है P1 P2 P3 है, ये किसी बिंदु से डाले गए भुजाओं पर लंबों की लंबाई है। यहाँ पर भुजाओं पर जो लंब डाले गए हैं उनकी हमें लंबाई दे रखी है √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास लंबाई आ जाती है 8√3 सेंटीमीटर। तो ए बराबर हो जाएगा 2/√3 गुणा 8√3 सेंटीमीटर। यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, 8 गुणा 2 हो जाएगा 16। तो यहाँ से हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। ए की वैल्यू आई है 16, तो यहाँ से परिमाप आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।